थोड़ी देर बाद वो एक मखसूस इलाके में जा रहे थे जिसके बारे में फयाज की बीवी ने उसे बता दिया था। मगर ताहिरा है कौन? वही मेरी भांजी रानिया की दोस्त है। कमाल है, रानी की दोस्तों से हमारा क्या ताल्लुक? वजह है ना इसकी? जाहिर है तुम्हारी हिफाजत मेरा फ़र्ज़ है। बड़े अच्छे मूड में हो, कुछ तो बता दो। रानी की दोस्त ताहिरा किसी मुश्किल का शिकार है। रानी ने सिफारिश की है कि मेरी दोस्त से मिलकर उसकी मुश्किल हल करवा दूँ। जाहिर है मुश्किल हल करने वाले आप, हल कराने वाली मैं हूँ। फिर वो इरफान अहमद साहब की शानदार कोठी में दाखिल हो गई जहाँ जिस तरह फयाज की पजीराई हुई उससे तो फयाज बहुत मुतासर हुआ। खातिन अदालत के बाद हाथ नशिस्त हुई और इरफान अहमद ने फयाज को अपनी मुश्किल बता दी। उन्होंने एहतियात से उन अवामिल के बारे में बताया और शाइला की मुकम्मल तफसील बताते हुए कहा वो बेदर्दी से कत्ल कर देता है। हालांकि मैं उस दस्तावेज से बिल्कुल नावाकिफ़ हूँ, लेकिन वो समझता है। मुझे अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन आप फिक्रमंद ना हो, वो आपसे दोबारा भी रब्ता करेगा। आप उससे मालूम कीजिए कि वो आपसे क्या चाहता है। लेकिन वो बिल्कुल नहीं, बस उसे बेकाबू ना होने दें, बाकी मैं संभाल लूँगा। हमें उसके बाद क्या करना होगा? उससे राब्ते का इंतज़ार, और जो ही उससे राब्ता हो और जो कुछ वो कहता है मुझे उसके बारे में बताया जाए। बात तय हो गई। वहाँ से तो बड़ी शानदार वापसी हुई, लेकिन उसके बाद फयाज फिक्रमंद हो गया और मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक इमरान की फ्लैट पर जा पहुँचा। लेकिन इमरान मौजूद ही नहीं था। कब तक वापस आ जाएगा? फयाज ने पूछा। कितनी बार आपने ये सवाल किया और कितनी बार हमने आपसे एक ही जवाब दिया? सुलेमान बोला। मैं उसका इंतज़ार करूँगा, मालिक हैं आप। सुलेमान बोला। मुझे काफ़ी बना तो फयाज ने कहा। फिर वो काफ़ी पीता रहा और बोर होता रहा। अचानक ही फ़ोन की घंटी बज उठी और सुलेमान से पहले फयाज ने रिसीवर उठा लिया और बोला, हेलो, क्या ये तुम हो डार्लिंग? दूसरी तरफ से इंतहाई खूबसूरत आवाज़ उभरी। किसकी बात कर रही हैं आप? फयाज बोला। उयला, ये कौन मर्दूद है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, इमरान साहब आते होंगे, वैसे लगता है आप उनसे बहुत बेतकल्लुफ़ हैं। आपको कैसे मालूम हुआ? निस्वानी आवाज़ ने कहा। आपकी गुफ्तगू से। आप गधे हैं, शक्ल ही से उल्लू नज़र आते हैं। क्या आपको टेलीफोन के रिसीवर से मैं नज़र आ रहा हूँ? फयाज ने कहा। फिर सुलेमान ने आगे बढ़कर रिसीवर के लिए हाथ बढ़ा दिया तो फयाज ने उसके हाथ में वो रिसीवर दे दिया और सुलेमान उसकी आवाज़ सुनता रहा। फिर उसने कहा, ठीक है जी, मैंने कप्तान साहब को काफ़ी पिला दी है। फयाज ने चौंक कर सुलेमान को देखा और सुलेमान ने टेलीफोन रख दिया। फयाज फटी फटी आंखों से उसे देख रहा था। फिर फयाज बोला, आखिर में तुमने किससे बात की? साहब से। बकवास कर रहे हो, इससे पहले किसी औरत की आवाज़ थी। फयाज ने कहा और सुलेमान हंसने लगा। फिर बोला, आप तो सब जानते हैं सर साहब, औरत क्या शेर, गीदड़ और हाथी की आवाज़ में भी बोल सकते हैं। अब आप नहीं समझें तो ये अलग बात है। फयाज के होंठ भींच गए, उसे वो गुफ्तगू याद आने लगी। फिर उसने कहा, आएगा कितनी देर में? बस आ रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद इमरान पहुंच गया था। फयाज ने उसे गुस्सैली निगाहों से देखा, लेकिन फिर एक लम्हे के अंदर अंदर उसने खुद को संभाल लिया। बहुत सी खूबियाँ पैदा होती जा रही हैं तुम्हारे अंदर। कहो जाने जिगर, कैसे हो? कोई मसरूफियत है? तुम सुनाओ, तुम्हारी मसरूफियत कैसी चल रही है? मैं तुम्हें इंतहाई अहम मसले से आगाह करना चाहता हूँ, बताओ। सुलेमान, काफ़ी मुझे भी दो, इमरान ने कहा। उसके बाद फयाज उसे पूरी सूरत हाल बताता रहा और इमरान पूरी संजीदगी से सुनता रहा। फिर उसने पुरहयाल अंदाज में कहा, तो फिर अब तुम क्या करने का इरादा रखते हो? बात तो वैसे भी संजीदा है, हमें देखना होगा। लेकिन वो वहाँ से गायब हो गया। अचानक ही दरवाजे की बैल बजी और फयाज चौंक पड़ा। कौन आया है? 1 मिनट, मैं देखता हूँ, इमरान ने कहा और वो उठकर बाहर निकल गया। फयाज इंतज़ार करता रहा। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, दफातन ही वो उछल पड़ा। फिर उसने फुर्ती से अपनी जगह छोड़ दी। बाहर आया। सुलेमान किचन में था। वहाँ से बर्तनों की खटपट उभर रही थी। फयाज ने पूरी फ्लैट का जायज़ा लिया और फिर किचन में पहुँच गया। कहाँ गया? उसे गहराई हुई आवाज़ में कहा और सुलेमान उछल पड़ा। कौन? इमरान। सब आप ही के पास से बातें कर रहे थे, मगर वो फ्लैट में नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? सुलेमान ने बेचारगी से कहा। फयाज उसे खूनी निगाहों से देखता रहा। उसके बाद वो वापस पलट पड़ा। वो समझ गया कि इमरान चकमा देकर निकल गया है। इसका मतलब है कि इस सिलसिले में वो उसकी मदद नहीं करना चाहता। सर सुल्तान ने बहुत संजीदगी के साथ इमरान का इस्तकबाल किया। इमरान ने एक लम्हे के अंदर महसूस कर लिया कि सर सुल्तान किसी कदर परेशान है। सर सुल्तान ने कुछ ऐसी निगाहों से उसे देखा जैसे हिदायत कर रहे हो कि इमरान भी संजीदगी ही एहतियार करे। इमरान खामोशी से उनके सामने बैठ गया तो सर सुल्तान फ़ौरन ही बोले, किसी तमहीद के बगैर तुम्हें सारी तफसील बताता हूँ। हमारे मुल्क के जनूबी हिस्से की जो सरहदें एक दोस्त पड़ोसी मुल्क से मिलती हैं, उनके रास्ते में कुछ कबाइल आबाद हैं। क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ मालूमात हासिल है? शुआज़रे या शुआज़े? इमरान ने जवाब दिया और सर सुल्तान ने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं जानता था कि तुम सबसे गाफिल नहीं होगे। बाकी तफसील भी जानते हो उनके बारे में क्या? अगर आप बता दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसके बाद मैं जवाब दूंगा तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे स्कूल मास्टर किसी बच्चे से कोई सवाल करे और बच्चा उंगली उठाकर कहे कि सर मी। सर सुल्तान मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ बोले, कभी कभी मुझे भी इसका मौका दे दिया करो कि मैं अपने आप को स्कूल का टीचर समझूं और तुम्हें शागिर्द। सर आपका हुक्म सर आंखों पर।
शवाज़ी कुछ छोटे छोटे कबाइल हैं जो बुद्ध मत के पैरों हैं, हमारे वतन में अक़लियत में शुमार होते हैं, और हमारी हुकूमत जो हमेशा अक़लियतों को बराबर का दर्जा देती है, उनके मुफादात का दर्जा ख्याल रखा जाता है। शवाज़ों के हकूक़ की भरपूर हिफाजत करती है, उनके पकोड़े वहाँ मौजूद हैं और उन्हें हर तरह से मजहबी रसूमात अदा करने की इजाज़त है। उनके बराबर ही उनके दाएं और बाएं कुछ और ख़ास किस्म के कबीले आबाद हैं। बस इतनी मालूमात है मुझे, और इस इलाके को शवाज़ा कहा जाता है। वेरी गुड, तुम्हें 100 में से 100 नंबर दिए जाते हैं। सर सुल्तान का मूड किसी कदर खुशगवार हो गया था। फिर उन्होंने कहा, गए हो उस तरफ? सिर्फ एक बार, वो भी हेलीकॉप्टर के ज़रिए। वैसे पिछले दिनों उस सड़क के बड़े चर्चे हुए थे जो शवाज़ी तक यानी शवाज़िया तक बनाई गई थी। हाँ, बहुत ही अहम और करामत सड़क है। ये समझ लो हमारे पड़ोसी मोहसन मुल्क के और हमारे दरमियान ये सड़क एक अजीम राब्ता है। जी जी, खैर इलाक़ाई नोगत के बारे में तुमने खुद अंदाज़ा लगा लिया, जाना पड़ेगा तुम्हें वहाँ। ठीक है, इमरान ने गर्दन हम करके कहा। शुक्रिया इमरान, अब मैं तुम्हें ज़रा सी तफसील बता दूँ। एक मुल्क के सफारतखाने ने हुकूमत से रब्ता कायम करके थोड़ी सी मदद की दरख्वास्त की है। ये मदद एक इंतहाई तालीम याफ्ता और काबिल शख्स प्रोफेसर शाह इलाक़ के सिलसिले में है। प्रोफेसर शाह इलाक़ और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बहुत ही काबिल उस्ताद माना जाता था, लेकिन फिर कुछ अजीबो गरीब हालात का शिकार हुआ कि उसने सब कुछ छोड़ दिया और इसी लंबे चक्कर में फंस गया। यहाँ तक कि उस पर कुछ इल्ज़ामात भी लगाए गए और उसे एक जुराइम पेशा शख्स करार दिया गया। वो पेरू पहुंच गया, फिर वहाँ से भागकर लंदन आ गया। लंदन में भी उसके लिए खासी मुश्किलात पैदा हो गई। उसे वहाँ एक जुराइम पेशा शख्स करार दे दिया गया और उस पर कत्ल के इल्ज़ामात लगाए गए। वो शायद लंदन से भी फ़रार हो गया। उसके बाद कहाँ कहाँ मारा फिरा, इसके बारे में बिल्कुल नहीं मालूम, लेकिन अब वो यहाँ मौजूद है। सर सुल्तान ने रुककर इस तरह इमरान का चेहरा देखा जैसे अपने इस इंकशाफ पर वो इमरान को मुताजिब देखना चाहते हों, लेकिन इमरान का चेहरा स्पार्ट था। सर सुल्तान कुछ लम्हे उसकी सूरत देखते रहे, फिर उन्होंने कहा, मैं ये नहीं जानता कि कौन से मुल्क के सफारतखाने ने उसे अपना शहरी करार देकर उसके लिए वजारत दाखिला से रब्ता कायम किया है, लेकिन बहरहाल इस वक्त वो वजारत दाखिला का मेहमान है और उसने कुछ दरखास्तें की हैं जिन्हें सर अंजाम देना हमारी जिम्मेदारी बन गई है। वज़ीर दाखिला ने सदर मुमलिकत के हुक्म के मुताबिक उसे हम तक भेजा है और ख़ुसूसी तौर पर दरख्वास्त की है कि उसे उसकी ख्वाहिश के मुताबिक सहूलत दी जाए। इमरान ने नीम गनूदा निगाहें उठाकर सर सुल्तान को देखा, फिर बोला, मदद से क्या मुराद है? वो शवाज़ी जाना चाहता है। शवाज़ी में से कुछ ऐसे ज़रूरी काम है जो उसके लिए बहुत अहमियत के हामिल है। मसलन, इमरान ने सवाल किया, यकीन करो इस बारे में तुम्हें नहीं बताया गया। इमरान ने जिन निगाहों से सर सुल्तान को देखा उससे सर सुल्तान चंद लम्हों के लिए गड़बड़ा गए, फिर बोले, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी अपनी हैसियत में कोई फ़र्क नहीं आता। एक काम सपुर्द किया गया और ये दरख्वास्त की गई है कि इस सिलसिले में उसकी मदद की जाए। सवाल कर सकता हूँ? इमरान ने कहा। तलह ना हो, मैं जानता था कि ये अंदाज़ तुम्हें नहीं पसंद आएगा। नहीं, मैं तलह नहीं हो रहा। दो मुल्क की हुकूमतें उसे जुराइम पेशा करार दे चुकी हैं। अगर किसी तीसरे मुल्क ने उसे अपना शहरी करार देकर उसके लिए तहफ़्फ़ुज़ और मदद की दरख्वास्त की है तो क्या ये दरख्वास्त इतनी आसानी से मान ली जाएगी? ठीक कहते हो। दूसरी बात, जब उन दो मुल्कों को मालूम होगा कि हमने उनके मुजरिम को ना सिर्फ पनाह दी है बल्कि उसकी ख्वाहिश की तकमील भी की है, तो क्या वो इस बात को पसंद करेंगे? तीसरी बात, क्या उस शख्स से हमारे ऐसे ही मुफाद वाबस्ता हैं कि हम उसकी मदद करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर पहली बात तो यह है कि वज़ारत दाखिला को यह हिदायत सदर मुमलिकत की जानिब से मिली है। दूसरी बात यह कि ज़रूर कोई ऐसा ही सियासी मामला होगा जिसके लिए ये मदद कबूल कर ली गई है। तफसील तो पता चलनी चाहिए थी। यहाँ मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि तुम्हें हर हालत में फ़्री हैंड हासिल है, और ये बात आज की नहीं। तुम्हें जो मराद दी गई है वो इस कदर अहम है कि अगर तुम उन पर गौर करो तो तुम्हें तुम्हारी हैसियत का अच्छी तरह इल्म होगा। उस शख्स के साथ काम करो, देखो क्या सूरत हाल है, और अगर ये महसूस करो कि बात हमारे मुल्क के मुफादात के खिलाफ है तो फिर। सर सुल्तान ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। इमरान ने जल्दी से कहा, आप हुक्म दीजिए, जैसा आपका हुक्म हो। तरीक़ाकार मैं खुद मुतय्यन कर लूँगा। हाँ बिल्कुल। उससे कहाँ मुलाकात हो सकेगी? ये बाद में ही पता चलेगा। इस वक्त कहाँ पर है? गालिबन इस सफारतखाने की तहवील में। चाय तो मिलेगी नहीं? इमरान बोला और अपनी जगह से उठ गया। नहीं नहीं, बैठो, भला तुम्हारे लिए चाय तैयार ना हो? मगर मैं चाय पीने के लिए तैयार नहीं, चलता हूँ। थोड़े से इंतजाम करके आपको इस बारे में इतला दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, सर सुल्तान ने बड़े पुरहुलूस अंदाज में कहा। इरफान साहब के सभी पर कुछ ना कुछ एहसानात थे, लेकिन जावेद और ताहिरा का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। कितनी ही बार इरफान साहब ने उन दोनों के बारे में सोचा था, लेकिन न जाने क्यों इस बात का इजहार नहीं कर सके। बहरहाल ये बात उनके जहन में थी कि जावेद ताहिरा के लिए नहायत मौजूद लड़का है। वैसे भी वो दर्जनों बार इस बात का तज्जिया कर चुके थे कि फितरी तौर पर जावेद इरफान साहब से बहुत ज़्यादा हमदर्दी और दिलचस्पी रखता है। इसके अलावा वो एक इंतहाई ज़हीन और होनहार इंसान है। इस वक्त उन्हें एक टेलीफ़ोन मौसूल हुआ। टेलीफोन ने एक बार फिर इरफान साहब का चेहरा फ़क कर दिया। प्रोफेसर शाह इलाक़ी था जिसने उनसे कहा, अगर तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हारी यहाँ मौजूदगी से नावाकिफ़ हूँ और तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता तो ये तुम्हारी
तो ये तुम्हारी 100% حماقت، اور اس حماقت کا کوئی توڑ نہیں۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنے گرد ایک حصار قائم کر کے تم میرے ہاتھوں سے محفوظ رہ سکتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ میں کوئی پیشہ ور قاتل نہیں۔ وہ دستاویز میرے لیے جو حیثیت رکھتی ہے تم اس کے بارے میں نہیں جانتے اور نہ ہی جان سکتے ہو، لیکن ایک بات میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ تمہاری ہی وجہ سے میرے ہاتھ سے نکلی ہے، اور اب یہاں تمہارے وطن میں آ کر میں تم سے مدد چاہتا ہوں۔ مدد کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ اگر تم میری ایک مشکل حل کر دو۔ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال کر عرفان صاحب نے پوچھا تھا، کیا مشکل ہے وہ؟ تمہارے اپنے ملک میں ایک علاقہ ہے جو شوازیہ کہلاتا ہے۔ شوازیہ کے بارے میں اگر تمہیں معلومات حاصل نہیں ہیں تو میں تمہیں بتا دوں۔ تمہارے ملک کے جنوب میں یہ ایک بہت ہی پرپیچ پہاڑی علاقہ ہے جو زیادہ تر قبائلیوں کا مسکن ہے۔ اس سے ایک اور ملک کی سرحد ملتی ہے جو تمہارے ملک سے بہت ہی اچھے تعلقات رکھتا ہے اور بدھ مت کا پیروکار ہے۔ تمہارے ملک میں اس سرحد کے کنارے کنارے بدھ آباد ہیں اور یہ لوگ شوازے کہلاتے ہیں۔ میں انہی کے درمیان جانا چاہتا ہوں جہاں مجھے کچھ ایسے شواہد ملے ہیں کہ یہ دستاویز یہاں مل سکتی ہے۔ مجھے وہ دستاویز درکار ہے اور اس کی مدد کے ساتھ ہی تمہاری مدد بھی، لیکن میں کیا مدد کر سکتا ہوں میں نہیں جانتا۔ میں نے کچھ ذرائع سے بھی مدد حاصل کی ہے جن کے بارے میں تمہیں کسی قیمت پر نہیں بتا سکتا، لیکن اگر تم چاہو تو مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہو۔ جن ذرائع سے میں وہاں جا رہا ہوں میں نہیں جانتا وہ میرے کارآمد ہیں یا نہیں۔ تم میرا تعاقب کرو، اپنے ساتھ کچھ ایسے افراد لے لو جو ضرورت پڑنے پر میری حفاظت کر سکیں۔ ان مسلح افراد کے ساتھ میرا تعاقب کرو۔ میں تمہیں بتاتا رہوں گا کہ تمہیں کس طرف آنا ہے اور کہاں جانا ہے۔ بولو اگر تم اس بات پر تیار ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ مختصر سی تفصیل بتا دوں۔ تمہاری شاندار کوٹھی بلیو اسٹریٹ پر ہے اور اس کا نمبر 396 ہے۔ اس کے چاروں طرف درخت لگے ہیں، درمیان میں تم رہتے ہو۔ دستی بموں کا ایک بڑا ذخیرہ یا ریموٹ کنٹرول ڈائنامیٹ اس کوٹھی میں کسی بھی وقت پہنچایا جا سکتا ہے۔ تم میری قوتوں کا صحیح طور پر اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں تمہاری اس کوٹھی کو ریزہ ریزہ کر دوں گا۔ تمہاری بیٹی طاہرہ اور تمہارے ارد گرد پھیلے ہوئے افراد کے مشاغل کا مجھے علم ہے۔ ان میں سے کسی کو بھی ہلاک کر کے تم تک پہنچنا کوئی مشکل کام نہیں، کیا سمجھے؟ نہیں پلیز۔ دیکھو میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں کوئی جرائم پیشہ انسان نہیں ہوں، لیکن تم یہ سمجھ لو کہ یہ دستاویز وہ کاغذات میری زندگی کا حاصل ہے جن کے بغیر میں زندگی کو بے مقصد سمجھتا ہوں۔ تمہیں ان کے حصول کے سلسلے میں میری مدد کرنا ہوگی، لیکن جناب میں کچھ نہیں مسٹر عرفان، تمہارے وسائل تمہاری پہنچ کو میں جانتا ہوں۔ دل چاہے تو میری بات کو قبول کر لو، ورنہ اسی وقت یہ بات کہہ دو کہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ نہیں ٹھیک ہے، کب تک ہے روانگی تمہاری؟ تم کب تک انتظام کر لو گے؟ 3 دن دو مجھے، دیتا ہوں۔ اس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب میں تمہارے فون کا منتظر رہوں گا۔ اوکے۔ فون بند ہو گیا اور ایک بار پھر عرفان کی جان پر بن آئی، لیکن اس بار انہوں نے اپنے آپ میں گھٹنا مناسب نہیں سمجھا۔ جاوید اور طاہرہ کو پوری تفصیل عرفان نے بتائی اور طاہرہ نے بڑے پرخلوص لہجے میں کہا، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ یہ تفصیل کیپٹن فیاض کو بتا دیں تو ہمیں فائدہ ہی ہوگا۔ چنانچہ فیاض سے رابطہ قائم کیا گیا۔ فیاض عمران سے چوٹ کھایا ہوا تھا اور بری طرح تپا ہوا تھا۔ طاہرہ بہرحال ایک خوبصورت لڑکی تھی اور ایک ہی نگاہ میں فیاض کو پسند آئی، اور اب یہ اس کی فطرت تھی، وہ کیا کرتا۔ پھر وہ طاہرہ سے جس انداز میں اس کی تعریفیں کی تھیں وہ تو بے مثال ہی تھیں۔ چنانچہ دوبارہ طلبی پر وہ ان کے پاس پہنچ گیا اور اس نے پرجوش لہجے میں کہا، آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ ساری باتیں سن کر خاموش ہو گیا ہوں، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں بھرپور طریقے سے کوشش کر رہا ہوں۔ نہیں کیپٹن، بچوں کا مشورہ ہے کہ آپ سے کوئی بات نہ چھپائی جائے۔ اس نے ہم سے رابطہ قائم کیا تھا۔ پھر ساری تفصیل کیپٹن فیاض کو بتا دی گئی اور کیپٹن کے ذہن میں بہت سے منصوبے بننے اور بگڑنے لگے۔ بہت عرصے سے چھٹی بھی نہیں ملی۔ اگر ایک تفریحی سفر ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ چنانچہ اس نے تجویز پیش کی، اگر ایسی بات ہے تو آپ ساری باتیں مجھ پر چھوڑ دیجیے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو تجویز میں پیش کروں آپ اسے مان لیں۔ کیپٹن، جب یہ سلسلہ آپ کے سپرد کر دیا گیا ہے تو بھلا ہم آپ کی تجویز سے کیسے منحرف ہو سکتے ہیں؟ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ چند افراد کی ایک ٹیم بنا لی جائے، انداز ایسا اختیار کیا جائے جیسے ہم پکنک منانے جا رہے ہوں، اور اس کے بعد ہم لوگ چل پڑتے ہیں۔ جیسا کہ اس نے کہا کہ ذریعہ سفر جو بھی اختیار کیا جائے گا ہم بھی وہی کچھ کر سکیں گے، آپ اس کی بالکل فکر نہ کریں، انتظامات میں کر لوں گا۔ نہیں کیپٹن، آپ کا یہ احسان کیا کم ہے کہ آپ اس طرح ہماری مدد کر رہے ہیں۔ دیکھیے میرے اس عمل کو اپنے اوپر کوئی احسان نہ سمجھیے، یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے ملک میں ایسی کیفیت محسوس کریں تو اس کے خلاف کام کریں۔ آپ بس فوری طور پر تیاریاں کر لیں، لیکن ایک پارٹی کی شکل دینا ہوگی۔ بس طاہرہ، آپ مسٹر جاوید اور اس کے علاوہ ایسی 1-2 شخصیتیں جنہیں آپ مناسب سمجھتے ہوں ساتھ لے لیں۔ ہمیں بالکل ایک پکنک پارٹی یا شکاری پارٹی کی شکل اختیار کرنی ہے، اور آپ کیپٹن، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔
فیاض نے جواب دیا۔ تو پھر تیاریاں کر لی جائیں، میرا خیال ہے یہ بہت ضروری ہے۔ بات یہ نہیں کہ ہم اس شخص کی دھمکیوں سے مرعوب ہو کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، بلکہ آپ خود ہی دیکھیے، ایک ایسی شخص کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا، اور پھر اس شکل میں جب وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو۔ لیکن کیپٹن، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس سفر میں دھوکہ کھا جائیں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ اس سلسلے میں فکر کیوں کرتے ہیں؟ فیاض نے کہا۔ ڈیڈی، آپ در حقیقت کیپٹن صاحب کی اصل شخصیت سے واقف نہیں ہیں، یہ اکیلے ہی بہت کچھ ہے۔ آپ مجھے کانٹوں میں گھسیٹ رہی ہیں مس طاہرہ، فیاض نے کہا۔ تو بھی ٹھیک ہے، میں انتظام کیے لیتا ہوں، عرفان نے کہا۔ فیاض کے لیے ایک دلچسپ شغل تھا، اس نے فوری طور پر اپنی لمبی چھٹیوں کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ بیوی کو اصل بات کسی قیمت پر نہیں بتائی جانی چاہیے تھی، ورنہ پھر اس سفر کا فائدہ ہی کیا ہوتا۔ صفدر کو ٹیم کا انچارج بنایا گیا۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ صفدر تھا بھی اس اہلیت کا حامل، اور بے شمار معاملات میں عمران نے اسے اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ وہ اچھی سوچ کا مالک تھا۔ 2 ٹیمیں بنائی گئی۔ پہلی ٹیم میں عمران، خود صفدر، چوہان اور صدیقی، یہ 4 افراد رکھے گئے اور پروفیسر شائلاک کو ان کے ہمراہ جانا تھا۔ عمران نے اس سلسلے میں خلائی عمل ترتیب دے لیا، لیکن جولیا دوسری ہی ٹیم میں تھی اور اس دوسری ٹیم کے انچارج وہی بنائی گئی تھی۔ ایک میٹنگ میں ان 4 افراد کی پروفیسر شائلاک سے ملاقات کرائی گئی۔ صفدر، چوہان اور صدیقی منظر عام پر رہے، جبکہ عمران نے اپنے آپ کو ایک ملازم کی حیثیت سے ٹیم کے ساتھ ہی رکھا تھا۔ سفر کا آغاز ہو گیا۔ پہلے ایک مخصوص علاقے تک بذریعہ ٹرین سفر کیا گیا، کیونکہ وہاں ایئر سروس نہیں تھی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے وہاں گاڑیوں کا بندوبست کیا، ہر طرح کی سہولتیں دی جا رہی تھی پروفیسر شائلاک کو۔ صفدر وغیرہ اس بارے میں گفتگو کرنے لگتے۔ یہ تمام باتیں وہ لوگ اس سفر کے دوران کر رہے تھے۔ ان سے کافی فاصلے پر ایک اور لینڈ کروزر سفر کر رہی تھی، جس میں جولیا کی ٹیم تھی۔ یہ ٹیم ابھی تک پرسکون تھی۔ ایک ٹیم کیپٹن فیاض کی تھی، جس کے ہمراہ طاہرہ، جاوید، 3 توانا ملازم اور خود عرفان احمد موجود تھا۔ طاہرہ وغیرہ کا تو بے پناہ لطف آ رہا تھا۔ دوران سفر اس نے جاوید سے کہا، ایسی مہمات تو بڑی بے مثال ہوتی ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی اس طرح کے سفر کا پروگرام کیوں نہیں بنایا؟ خدا سے ڈرو طاہرہ، انکل عرفان اپنی مشکل کا شکار ہے۔ کیپٹن فیاض اپنی ذہانت کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، لیکن تم یقین کرو، اس سلسلے میں اگر میں ذہنی طور پر سوچتا ہوں تو بہت سے مسئلے میرے ذہن میں الجھ جاتے ہیں۔ آخر انکل عرفان کو کیا پڑی ہے جو وہ اس قدر جدوجہد کر رہے ہیں؟ طاہرہ اس بات کا کوئی جواب نہیں دے پائی۔ پروفیسر شائلاک تمام رات سے خاموش رہا، جس پر اس گاڑی میں موجود تمام لوگ حیران تھے سوائے عمران کے۔ برف باری شروع ہو گئی۔ انہیں چھپنے کے لیے کسی مناسب جگہ کی تلاش ہوئی اور آخرکار گاڑی ایک ایسے ڈھلان میں اتار دی گئی جہاں وہ برف باری سے کسی حد تک محفوظ رہ سکتے تھے۔ پہلی بار پروفیسر شائلاک کے منہ سے آواز ابھری، یہ بہت اچھا ہوا، میں نے اپنے خوابوں میں ایسا ہی دیکھا تھا۔ پروفیسر شائلاک کے الفاظ پر صفدر اور چوہان نے چونک کر اسے دیکھا۔ پھر چوہان بولا، شکر ہے جناب، آپ کی زبان تو کھلی، آپ کون سے خوابوں کا تذکرہ کر رہے تھے؟ شائلاک نے اس طرح چونک کر چوہان کو دیکھا جیسے اس کے بولنے پر اسے حیرت ہوئی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ صفدر بولا، آپ کسی خواب کا تذکرہ کر رہے تھے؟ کیسا خواب؟ شائلاک بھرائی ہوئی آواز میں بولا، ابھی آپ نے کہا تھا کہ برف باری آپ کی آنکھوں کا خواب ہے۔ میں نے کہا تھا، شائلاک کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، اور صفدر جھلا کر خاموش ہو گیا۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے شائلاک سے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن شائلاک کے چہرے سے خوشی کے آثار جھلک رہے تھے۔ وہ اس طرح حلا میں آنکھیں جمائے ہوئے مسکرا رہا تھا جیسے اس وقت بھی کوئی خواب ہی دیکھ رہا ہو۔ اندازے سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ برف باری دبیز ہوتی چلی جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ برف کے ذرات موٹے ہو گئے اور ہر طرف برف کی چادر پھیلنے لگی۔ موقع دیکھتے ہی صفدر نے عمران سے کہا، عمران صاحب، کہیں ایسا نہ ہو کہ برف کی موٹی تہیں ہوتی چلی جائیں، ہمیں اوپر پہنچنے میں کافی دقت ہوگی۔ میں اس سلسلے میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو صرف تم لوگوں کا مددگار ہوں۔ اس بار جو یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے یہ بہت غیر مناسب ہے، آپ ہمیں ہمیشہ گائیڈ کرتے آئے ہیں اور تم لوگ اس بات پر ناک منہ چڑھاتے آئے ہو، میرا کوئی قصور نہیں اس میں۔ ایکسٹیو نے سلسلے میں اسی طرح کی سزا دی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو، تم لوگوں کو چائے بنا کر دینا، روٹیاں پکانا، یہ سارے کام مجھے کرنے پڑے ہیں نا؟ اگر بیچاری سلمان نے مجھے یہ سب کچھ کرنا نہ سکھا دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ آپ یقین کیجئے کہ میری بات سمجھ میں نہیں آئی، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ آپ اس وقت بھی مذاق ہی کر رہے ہیں۔ لعنت ہے تم پر اور تمہاری سوچ پر، کوئی مذاق نہیں کر رہا میں تو بس زندگی سے بیدار ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ سب لوگ میری شکایت کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ مجھے ان پر برتری دے دی گئی ہے، خاص طور سے وہ مس جولیا، عمران نے جلے کٹے انداز میں کہا، اور صفدر ہنس پڑا، تنویر اور ہاور بھی۔ میرا بس چلے تو ان سب کو آدھا برف میں گاڑ دوں، نیچے سے فریز ہو جائیں۔ چلے چھوڑیں ان کو۔ اچانک ہی پروفیسر شائلاک جیپ سے کود گیا۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو یہاں محفوظ کیے ہوئے بیٹھے تھے چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ صفدر نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن عمران نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور بولا، دیکھتے رہو۔ صفدر خاموش ہو گیا۔ پروفیسر شائلاک صاحبان سے نکل کر کافی دور پہنچ گیا۔ اس کے انداز میں کھویا کھویا پن تھا۔ کافی دور نکلنے کے بعد وہ اپنی جگہ پر رک گیا اور اس نے دونوں ہاتھ دونوں طرف پھیلا دیے۔ کیا کر رہا ہے یہ؟
सिद्दीकी ने हैरान लहजे में कहा। प्रोफेसर चालाक अपनी जगह खड़ा हुआ, कुछ देर सामने देखता रहा, फिर उसने चक्कर लगाने शुरू कर दिए। वो दोनों हाथ फैलाए हुए घूम रहा था। शायद उसकी मशीन खराब हो गई है, चौहान ने कहा। जवाब में सफदर कुछ कहने ही वाला था कि चालाक इस तरफ वापस आने लगा और कुछ देर के बाद उनके करीब पहुंच गया। फिर उसने चौंक कर बारी बारी उन तीनों को देखा और आहिस्ते से बोला, ये बर्फबारी कब तक होती रहेगी? आप कहाँ गए थे? मैं कहाँ गया था? शायद जहन्नम की सैर करने गए थे, इमरान ने आहिस्ते से कहा। हाँ, सर्द जहन्नम, चालाक ने सर्द लहजे में कहा। सूरत हाल इंतहाई संगीन थी। सफदर ने पुरतशवीश निगाहों से इमरान की तरफ देखा। वो जूलिया वगैरह के लिए भी फिक्रमंद था, लेकिन बहरहाल चालाक उनसे इस कदर करीब था कि वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। बर्फबारी तेज से तर हो रही थी। काफ़ी देर गुजर गई, कहीं 3-4 घंटे तक बर्फबारी मुसलसल होती रही। फिर बर्फबारी रुक गई। अब इस बार आसमान साफ होता जा रहा था। इमरान नीचे उतर आया और उसने जीप के टायरों की तरफ देखा, फिर बोला, बर्फ़ की खुदाई करना पड़ेगी, मैं इसकी सफाई करता हूँ। अचानक ही प्रोफेसर चालाक ने कहा। उसके बाद वो मुख्तलिफ तरीक़ों से जीप के पास से बर्फ़ सिरकाते रहे। थोड़ी देर के बाद वो जगह साफ़ हो गई। उन्होंने कुछ देर तक सोचा, फिर सफदर से उंगली से एक तरफ इशारा किया और वहाँ से आगे बढ़ गया। वो इधर उधर कोई नशेब तलाश कर रहा था, यहाँ तक कि एक जगह रुक कर उसने उन लोगों की आड़ ले ली और वॉइस ट्रांसमीटर पर जूलिया को कॉल करने लगा। कुछ ही देर के बाद जूलिया से रब्ता कायम हो गया। हेलो जूलिया, क्या पोजीशन है? कुछ नहीं, हम लोग एक चट्टान की आड़ में हैं और यहाँ से तुम्हें भी देख सकते हैं, ये तो अच्छी बात है। इसके अलावा एक बात और बताऊँ, पता नहीं तुम लोगों ने वो इमारत देखी है या नहीं? इमारत? हाँ, शायद लकड़ी की बनी है। इत्तेफाक की बात यह है कि मैं एक टीले पर चढ़ गई थी और थोड़े फासले पर ढलानों में वो इमारत नजर आई। इसकी चिमनी से धुआं निकल रहा था। अरे मगर हमने तो उसे नहीं देखा। वो बाएं सिमत ढलानों में है। ओके जूलिया, ओके। सफदर अपनी जगह से आगे बढ़ाया। जीप आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। थोड़ी देर के बाद उसने इमरान से कहा, हम बाएं सिम पलट कर टहलानों में चलेंगे। क्यों हैरियत, खुदकुशी करने के लिए वो जगह यहाँ से ज़्यादा मुनासिब है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, उधर रास्ते बेहतरी की उम्मीद है। गोया तुम उम्मीद से हो, इमरान ने सफदर से कहा। तुम लोग अपनी ज़ुबान में बात मत किया करो, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। हम तुम्हारी हालांकि ममानीज़ाद नौकर हैं क्या? इमरान ने उसकी तरफ रुख करके कहा। फिर वही, मैंने कहा ना, ये ज़ुबान में नहीं समझता। आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ, इमरान ने कहा। उसके बाद सफदर ने जीप का स्टीयरिंग संभाल लिया। जीप स्टार्ट की और उसे तेज़ी से आगे बढ़ाया। बहरहाल जब वो पिछली सिम निकले तो थोड़ी ही फासला तय करने के बाद उन्हें लकड़ी की वो इमारत नज़र आ गई। सिद्दीकी के मुँह से बेएहतियात निकला, धुआं? इसका मतलब है कि सफदर ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। उन्होंने देखा कि प्रोफेसर चालाक भी उसी जानिब देख रहा था। इमरान के चेहरे पर इत्मीनान के आसार थे और सफदर ये बात जानता था कि अगर इस तरफ का रुख करना इमरान की मर्ज़ी के खिलाफ होता तो इमरान किसी न किसी शक्ल में इस सिलसिले में मुदाखलत कर डालता। लेकिन वो नहायत सादत मंदी से सर झुकाए बैठा था। इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ इमरान की मर्ज़ी से अलग की बात नहीं है। रफ्ता रफ्ता वो उस इमारत के नज़दीक पहुंचते जा रहे थे। वैसे ये ताजुब की बात थी कि एक बिल्कुल तन्हा और वीरान इलाके में इस अंदाज की कोई इमारत हो। बात किसी यूरोपीय मुल्क की नहीं थी जहां ऐसी जगहों पर खतरात ना होने के बराबर होते हैं। पता नहीं कौन सरफिरे थे जो यहाँ वक्त गुजार रहे थे और उनका मकसद क्या था। कुछ देर बाद वो उस इमारत के सामने पहुँच गए। जब वो इस इमारती गेट के बराबर अपनी गाड़ी खड़ी करके नीचे उतरे तो एक शख्स को देखा। लंबे कदोकामत का मालिक था, लेकिन बदन काफ़ी मोटा था। चेहरे पर हाथ स्टाइल की दाढ़ी थी, पेंट पहने हुए था और लंबी जसामत के बावजूद मोटापे की वजह से चौकोर लग रहा था। बिल्कुल अमेरिकन काउ बॉयज़ का सा स्टाइल इख्तियार किए हुए। दांतों में एक मोटा सा सिगार दबा हुआ था जो बुझ चुका था। सर पर नीले रंगों का फ्लैट हेड जमा हुआ था। क्या हम अमेरिका में हैं? इमरान ने सवाल किया, लेकिन उसके इस सवाल का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब वो आदमी आगे बढ़ा और उनमें से किसी एक को गहरी निगाहों से देखता हुआ बोला, कौन हो तुम? शिकारी, सफदर ने जवाब दिया। मगर इन इलाकों में तो कोई शिकार नहीं मिलता। रास्ता भटक कर इस तरफ आ गए हैं। बर्फबारी शदीद हो गई थी, लेकिन ये कौन सी जगह है? क्या तुम इस जगह को नहीं पहचानते? मैं पहचानता हूँ, इमरान ने स्कूल के बच्चों की तरह हाथ उठाकर कहा और मोटा आदमी इसकी तरफ देखने लगा। फिर गर्राई हुई आवाज़ में बोला, क्या मालूमात रखते हो तुम इस जगह के बारे में? ये कोई सियारगाह है और हम इस वक्त किसी नामालूम सियारे पर आकर रुके हैं। गधे हो, ये देखो ये क्या है? उसने एक तरफ इशारा किया, फिर खुद ही चौंक कर आगे बढ़ा। फिर लकड़ी के एक बोर्ड पर से बर्फ़ साफ़ करने लगा। जब बोर्ड पर से बर्फ़ साफ़ हो गई तो उस पर मोटा लिखा हुआ नजर आया। अरे वाह, इसका मतलब है कि हम बिल्कुल सही जगह आए हैं, सफदर ने खुशी का इजहार करते हुए कहा। हरगिज़ नहीं। क्या तुम्हारे पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट है? मेरे पास है। मैंने मैट्रिक सेकंड डिवीजन में किया था और मेरे सर ने मुझे मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिया था। इमरान ने जेबें टटोलते हुए कहा, हरगिज़ नहीं, मैं किसी ऐसे आदमी को अपने होटल में जगह नहीं दे सकता जिसके पास उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट ना हो। हम तुम्हें अपने कैरेक्टर के बारे में मुतमईन कर देंगे मिस्टर गोल्डलीफ। शक्ल से तो तुम केटू लगते हो, इमरान ने कहा और मोटा उसकी जानिब दौड़ पड़ा। क्या?
मेरा मतलब है केटू की तरह अजीम, सरबुलंद बर्फ से ढके हुए। इमरान ने कहा और चौहान और सिद्दीकी हंस पड़े। सफदर अलबत्ता सनीदा ही रहा। ये कौन है? मोटे ने इमरान की तरफ इशारा करके कहा, फिद्री को हाथ में हाथ कहते हैं। देखिए मिस्टर गोल्डलीफ, आप हमें काम की इजाज़त दे दें। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम रास्ता भटक कर इधर आने के लिए हैं, वैसे भी हम आपको आपकी पसंद की अदायगी कर देंगे। उसके चेहरे पर हम आपको आपकी पसंद की अदायगी कर देंगे। उसके चेहरे पर कुछ नरमी के आसार नजर आए। फिर उसे वापस पलटते हुए कहा, ठीक है, जीप को हाथे के अंदर ले आओ और इस साइबान के नीचे खड़ी कर दो जहां मेरी जीप खड़ी हुई है। पेट्रोल है तुम्हारे पास काफ़ी मिकदार में, बस तुम्हारा हिसाब किताब पेट्रोल की शक्ल में होगा। हाल में पहुंचने के बाद वो एक मेज से गिर बैठ गए। एक तरफ एक सूखा सा मुलाजिम मौजूद था जिसका रंग बेपनाह काला था। वो सफाई कर रहा था। बाकायदा काउंटर बना हुआ था। इन दो अफराद के अलावा वहाँ कोई और नज़र नहीं आया। सामान बाहर ही मौजूद था। फिर वो मोटे को देखने लगे तो मोटे ने कहा, क्या चाहिए? खाने पीने को कुछ मिल जाएगा, लेकिन मुआवजा तगड़ा देना होगा। उसके बारे में पहले से तय कर लो। कोई मसला नहीं, मुआवजा तुम्हें तुम्हारी पसंद के मुताबिक मिलेगा, एडवांस। वो बोला और सफदर ने अपनी जेब से मुकामी नोटों की गड्डी निकाल कर उसके सामने रख दी। मोटे के चेहरे पर इत्मीनान के आसार फैल के उसने गड्डी उठाकर उसके नए नोटों को संभाल कर देखा। फिर खामोशी से एक जानिब बढ़ गया। काले लड़के से उसने कुछ कहा था। थोड़ी देर के बाद उसके सामने बुना हुआ गोश्त और बहुत ही आला दर्जे की काफ़ी आ गई। गोश्त बिल्कुल बंटर बीफ स्टाइल का था। उन्हें हंसी खुशी हुई। मेरा नाम डीन है, एलएम डीन। आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई मिस्टर डीन। वैसे आपका ताल्लुक कौन से मुल्क है? तासुब की बात मत करो। दुनिया का कोई भी मुल्क हो, इंसान जहाँ रहता है वहाँ की बात करता है। वेरी गुड, आपके ख्यालात बहुत अच्छे हैं और ये काफ़ी भी, इमरान ने पुरमुसरत लहजे में कहा। और प्रोफेसर शायलाक चौंक कर इमरान को देखने लगा। इमरान खामोशी से खाने में मसरूफ़ हो गया। बहरहाल लकड़ी की इस इमारत में लोगों के लिए बड़ी सुकून की जगह मिल गई। लेकिन इमरान के जहन में जूलिया और अपनी टीम के दूसरे अफराद का ख्याल था। उसने अपने तौर पर कुछ सोचा, फिर वो इंतज़ार करने लगा। उससे बर्फ़बारी रुकी हुई थी, लेकिन आसार ऐसे नज़र आ रहे थे जैसे वो दोबारा शुरू हो जाएगी। इमरान वगैरह इस बात के लिए तैयार थे। बहरहाल उन्हें रिहाइश के लिए भी जगह मुहैया कर दी गई। एक बड़ा सा हाल नुमा कमरा था जिसमें ज़मीन पर हाथ स्टाइल के गद्दे डाल दिए गए। बस यही उनका मुश्तरका बेडरूम था। सफदर ने बूढ़े से कहा, मिस्टर डीन, अगर हमें अलग अलग कमरे मिल जाएँ तो कोई हर्ज है? बिल्कुल हर्ज है, इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं मिल सकता। अगर इस इमारत में और कमरे भी तो हैं, हम आपको आपका मुंह मांगा मुआवजा देंगे। हर जगह के कुछ असूल होते हैं। वैसे तुम मुझे मिस्टर डीन नहीं कहोगे। मैं गोल्ड लीफ कहलवाना पसंद करता हूँ, जो मैंने तुम्हें पहले अपने बारे में बताया था, लेकिन तुम बहुत हल्की यादाश्त के मरीज़ हो। नहीं मिस्टर गोल्ड लीफ, अगर आप कहते हैं तो ठीक है, सफदर ने जवाब दिया। इसे हैरानी इमरान पर थी, जिसने इस बार कुछ ऐसा अजीब रवैया अख्तियार किया। ना वो ज़्यादा बोल रहा था, ना शरारतें की थी उसने। अलबत्ता जब उन्हें थोड़ा सा मौका मिला तो इमरान ने वहाँ से हटकर जूलिया से रब्ता कायम किया। सुनो जूलिया, अगर तुम आसपास मौजूद हो तो तुमने वो इमारत देखी होगी जो लकड़ी की बनी है। मौसम चूँकि काफ़ी ख़राब है, इसलिए तुम लोग यहाँ आ सकते हो। हमसे बिल्कुल बेताल्लुकी का इजहार करो और अपने तौर पर यहाँ रिहाइश हासिल कर लो। ये सारी बातें हो रही थी। इमरान सोच रहा था कि देखो इस बार सूरत हाल कौन सा रूह एख्तियार करती है। वैसे तफरीह तो हो रही थी। प्रोफेसर शायलाक खासा दिलचस्प आदमी मालूम होता था। उसने जो रवैया एख्तियार किया था वो नाकाबिल यकीन था। कुछ अजीब सी हरकतें थी उसकी जो बाद औक़ात बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। फिर काफ़ी वक्त गुजर गया, लेकिन जूलिया का ग्रुप अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा। बर्फ़बारी भी रुक गई। ऐसी हालत में उन्हें असूली तौर पर यहाँ रुक जाना चाहिए था। रात को हाल में लैंप रोशन कर दिए गए और गोल्ड लीफ काउंटर पर आ बैठा। इस बात पर सफदर ने भी हैरत का इजहार किया कि यहाँ इस वीराने में इन लोगों ने जो इंतजामात किए हैं वो बड़े अजीबो गरीब हैं। भला यहाँ कौन आता होगा? शिकारियों का इलाका भी नहीं था कि शिकारी ही आ जाते हो। इमरान ने इस सिलसिले में किसी किस्म का कोई इजहार ख्याल नहीं किया, लेकिन खुद उसके जहन में ये ख्याल आ रहा था। गोल्ड लीफ ने इमरान को देखा जो कमरे से निकल कर हाल में पहुँचा, और हाल में उसके सिवा और कोई नहीं था। इमरान आहिस्ता आहिस्ता उसके पास पहुँच गया। फिर उसने कहा, हेलो बकवास। गोल्ड लीफ ने बुझा हुआ सिगार दांतों में दबाते हुए कहा। इमरान उसका मुंह देखने लगा। उसके चेहरे पर शदीद हैरत के आसार थे, इश्तियाक के तासुरात थे, जिन्हें गोल्ड लीफ ने चंद लम्हों के बाद महसूस किया और बोला, क्या देख रहे हो? या आपने मुंह में अंगूठा दबा रखा है, मगर हाथ कहाँ है? मजाक उड़ा रहे हो मेरा? वो गराया। नहीं सर, वो वाकई गधे सिगार है ये। ओहो, गधे सिगार, इमरान ने कहा और गोल्ड लीफ उसे होनहार निगाहों से दिखने लगा। इमरान वहाँ से अपने कमरे की तरफ चल दिया। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में धनक लहरा गई। वो मगरबी लिबास में मलबूस 30-32 साल की एक बहुत हसीन औरत थी। हेलो बर्फ़ के फूल।
लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बर्फानी रीछ बर्फ़ के इस फूल के साथ क्या हक़ुक़ रखता है? तुम्हारी उर्दू बहुत खूबसूरत है, मुझे मुकामी ज़ुबान से बहुत मोहब्बत है, जबकि ये एलम डीन मुकामी होने के बावजूद अपनी ज़ुबान भूल चुका है या फिर भूलने की कोशिश करता है। उसे बहुत अच्छी उर्दू नहीं आती, तुमने मुझे बहुत अच्छा नाम दिया, बर्फ़ का फूल। मुझे ये नाम बहुत पसंद आया। ये मत समझना कि मैं अपने हुस्न की तारीफ़ सुन रही हूँ, बल्कि अच्छे जुमले मुझे अच्छे लगते हैं। वैसे ये शख्स मेरा शौहर है, मेरा ताल्लुक़ जहाँ कहीं से भी है, इस सिलसिले में मैं तुम्हें बताना बिल्कुल बेकार है। लेकिन ये समझ लो कि हम लोग अमेरिका में मिले थे और वहाँ एलम डीन अमेरिका का वॉइस के साथ हुआ करता था। वहाँ हमारी मुलाकात हुई और मैंने मशरिक़ से मोहब्बत की बुनियाद पर इससे शादी कर ली और ये मुझे यहाँ ले आया मेरी ख्वाहिश पर। लेकिन हम लोगों ने शहरी ज़िंदगी देखने के बाद इस माहौल को अपनाना मुनासिब समझा। ये है मेरा मुकम्मल तारुफ़। क्या हसीन बात है। अगर आपको इन वीरानों में कोई देख ले, आप तन्हा हो, तो आप यकीन करें लोग यही समझेंगे कि बर्फ़ के किसी खूबसूरत मुजस्मे ने इंसानी शक्ल अख्तियार कर ली है। जहाँ तक मेरा ख्याल है आपका ताल्लुक़ स्वीडन से है। वो चौंक कर इमरान को देखने लगी, फिर बोली, तुम स्वीडन के बारे में क्या जानते हो? यही कि वो स्वीडन है। क्या तुम स्वीडन गए हुए हो? नहीं, मगर न जाने क्यों मेरी रूह का ताल्लुक़ वहाँ से है। अरे अरे, तुम हद से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे। अचानक गोल्ड लीफ दहाड़ा और इमरान कुछ कदम पीछे हट गया। फिर उसने कहा, अब ठीक है, ज़्यादा बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश मत करो। बहुत बेहतर, फिर मुलाकात होगी मैडम। वैसे आपका नाम नहीं मालूम हो सका। सिल्वेरा डेन। वैसे ये एलम डीन क्या चीज़ है? बड़ी मुश्किल से मुझसे ये लफ्ज़ बनता है। इसका नाम एलम डीन है, लेकिन ये अपने आप को गोल्ड लीफ कहता है। बहरहाल मैं नहीं जानता कि आप दोनों की शादी किस हद तक कामयाब है। मैं कहता हूँ कि तुम अपने कमरे में जाओ और कल सुबह मेरा होटल खाली कर दो। खैर, तुम उसे सिर्फ अपना होटल नहीं कह सकते। ओके डियर, फिर तुमसे मुलाकात होगी, सिल्वेरा ने इमरान से कहा। जूलियन ने उन्हें बताया कि अब उन्हें दाहिनी सिम के ढलान तय करने हैं। वहाँ एक होटल है जिसमें क़याम किया जाए। फिर उन्होंने ढलान में वो होटल देख लिया। वैसे भी दूर से होटल की चिमनी से निकलता हुआ धुआं नजर आ गया। नवानी ने इशारा करके बताया और वो सब उस तरफ चल पड़े। आखिरकार वो होटल के दरवाजे पर पहुँच गए। दरवाजे पर उन्हें एक अजीबोगरीब चीज़ नजर आई। मोटे लंबे बदन वाला गोल्ड लीफ उन्हें गहरी निगाहों से देख रहा था। फिर उसने जूलिया को देखा और एकदम से उसके चेहरे पर होश इलाकी के आसार फैल गए। वो कई कदम आगे बढ़ा और जूलिया के सामने पहुंच गया। उसने अपना हैट उतार कर गर्दन हम करते हुए कहा, हेलो मिस, आप लोग इस तरफ कहाँ से निकल आए? क्यों? मेरा मतलब है कि यह आम गुजरगाह नहीं है। बस जनाब, हम एक वहम पर निकले थे, रास्ता भटक कर इधर आ गए। बर्फबारी की शदीद मौसम ने हमें भटका कर यहाँ पहुँचा दिया। क्या आपके होटल में हमें क़याम की इजाज़त मिल सकेगी? आप ही के लिए बनाया है। वैसे अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं तो आप नस्लन स्विस हैं। आपको स्विस लोगों के बारे में खासी मालूमात हासिल है। बाकी एक स्विस के साथ मैं ज़िंदगी के मुश्किल लम्हात से गुजर रहा हूँ, लेकिन आप इससे बिल्कुल मुख्तलिफ मालूम होती हैं। जूलिया को ये अल्फाज सुनकर हैरत हुई। वैसे उसे अंदाज़ा हो गया कि इमरान वगैरह यहाँ मौजूद है। सरीकी की एक झलक देखी थी उसने, लेकिन एक दूसरे से लातारुफ रहने का इजहार करना था। उन लोगों को बाकायदा 3 कमरे दिए गए थे, बल्कि इधर इमरान वगैरह के साथ ये बदसलूकी की गई कि उन्हें एक बड़ा हाल कमरा दे दिया गया था। गोल्ड लीफ ने अपना मुकम्मल तारुफ करा दिया और उन्हें वो हर आसाइश फ्राहम करने की कोशिश कर रहा था। जूलिया यहाँ आने के बाद अपने आप को हादसा मुतमईन महसूस कर रही थी। बाद में से इमरान वगैरह को भी देख लिया। गोल्ड लीफ ने उससे इसके कमरे में मुलाकात की और बोला, ये छोटा सा कमरा आपकी तमाम आसाइशों के लिए काफ़ी है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस। मेरा नाम जूलिया है, मिस जूलिया। आप बहुत हैंडसम है मिस्टर गोल्ड लीफ, जूलिया ने कहा। गोल्ड लीफ के मुंह से सिगार निकलकर नीचे गिर पड़ा। उसने जल्दी से झुककर सिगार उठाया और बोला, आपने क्या कहा? यही कि आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनैलिटी, आप बहुत आला हैं। गोल्ड लीफ के चेहरे पर खुशी के आसार फैल गए। उसने कहा, एक और टीम यहाँ आई है जो 5 अफराद पर मुश्तमिल है। आपने जीप खड़ी देखी होगी। जी जी। ताहरा बाप के पीछे पड़ी हुई थी। खराब मौसम ने उन लोगों के भी होशो हवास शराब कर रखी थी और अब जूं आगे बढ़ते जा रहे थे, बहुतों को ये एहसास होने लगा कि बड़ा गलत कदम उठाया है उन्होंने। ताहरा कह रही थी, लेकिन डैडी अगर आप वहाँ तक पहुँच भी गए तो आखिर करेंगे क्या? इरफान अहमद के चेहरे पर तशवीश के आसार फैल गए। जावेद, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, हालांकि वो मेरे बाप हैं और बाज़ जगहों पर मैं उनसे भी इख्तिलाफात रखती हूँ, लेकिन तुम उनकी हर बात को सहारा देते हो, ये मामूली अमल नहीं है। मैं तुम्हारी इस बात पर खुशी का इजहार नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उनसे हर तरह के ताउन को अपना फ़र्ज़ समझता हूँ, लेकिन ये कप्तान साहब ज़रा बददिल नज़र आ रहे हैं। ये भी डैडी का फैसला था कि कैप्टन फ़याज़ को साथ रखा जाए। हकीकत ये है कि ये इस बाई के आदमी तो साबित नहीं हुए जितना मैं उनके बारे में सुनती थी। अखबारात तो इनकी शोहरत से भरे हुए पड़े थे और बड़े बड़े आर्टिकल लिखते थे कि कैप्टन फ़याज़ ने ये किया, कैप्टन फ़याज़ ने वो किया। अभी तक तो कैप्टन फ़याज़ साहब ने कोई ऐसी अकल की बात नहीं की जिससे ये ज़ाहिर हो कि वो आला तीन जहानत के मालिक हैं। अलबत्ता एक बात मैं महसूस कर रहा हूँ, बोलो कहूँ बुरा नहीं मानूंगी। ताहरा के होंठों पर मुस्कुराहट फैल के उसने कहा, जो कहना तुम चाहते हो